माथा फाड़ दो नहीं लगाने। देखिए पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान पहुंच गए हैं। यहाँ से औरंगाबाद जाएंगे और आज जिस तरीके से जगदेव प्रसाद का पुण्यतिथि है उस विभिन्न कार्यक्रमों में चिराग पासवान जो है वो पहुंचेंगे। आराम से चिराग जी, पटना में मुजफ्फरपुर के अंदर एक बालिका गृह कांड हुआ है, आपने भी ट्वीट किया है, क्या कहिएगा उस घटना पे? देखिए इससे ज़्यादा शर्मनाक मतलब अभी तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से शेल्टर होम में घटना घटी थी उसके जख्म अभी तक भरे भी नहीं थे कि उतनी ही या उससे ज़्यादा बदतर निंदनीय घटना जो यहाँ पटना में शेल्टर होम में घटी है। ठीक मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, शासन प्रशासन की नाक के नीचे और जिस तरीके से बच्चियाँ बाहर आकर खुलकर उनके साथ जो यातनाएं जो प्रताड़नाएं जो उनके साथ हुई उनके बारे में जिस तरीके से कह रही है, दुख मुझे बार बार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शब्द ऐसी घटना के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझते। एक बार वो जरूरी नहीं समझते कि वो आए जाएं मिले इन लोगों से और उनके ठीक नाक के नीचे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, क्या संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? बच्चियां बता रही हैं कि कितने महीनों से और संभवतः कितने सालों से, ये तो वो हैं जो कि बाहर बचकर आई हैं जो अपनी बातों को बता सकती हैं, पर संभवतः कितने सालों से। और बल्कि इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करूंगा भैया कि आप लोगों का मोटो है, आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ बिहार में आप ही के साथ सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के शासन प्रशासन सत्ता तंत्र के नीचे उनकी नाक तले इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए भाई शब्द नहीं है अब इन चीज़ों की निंदा करने के लिए भी। और बार बार मैं ये बोलता हूँ कि इससे मेरे प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं कि जहां एक तरफ आप महिलाओं को रोता बिलखता छोड़ते हैं जहरीली शराब से, उनके घर में उनके पति, उनके भाई, उनके बच्चों की मौत की वजह से, और दूसरी तरफ बच्चियां यहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं क्योंकि उनके साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है, वो भी दिन दहाड़े आपकी जानकारी, शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना से क्या अंजाम लिया आपने, क्या उससे सीख ली? उसके बाद क्या आपने ऐसे कदम उठाए कि शेल्टर होम में दोबारा से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए? जहरीली शराब के बाद भी मुख्यमंत्री हर एक जगह खामोश रहते, उनके गृह जिला तक में कांड हो गया, पर उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा कदम उठाना जरूरी नहीं समझा कि भैया उसके बाद दोबारा ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। परिणाम स्वरूप उसके बाद छपरा में इसी तरीके की घटना घटी, बक्सर में इसी तरीके की घटना घटी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसका परिणाम है कि आज पटना में, शहरी इलाके में, पटना में जहां पे पूरी सरकार रहती है वहां पे शेल्टर होम में इस तरीके की घटना घट रही है। इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और मैं पुनः इस घटना के बाद मैं पुनः महामहिम राज्यपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि इससे ज्यादा घृणित घटना और कोई नहीं हो सकती, और इसके लिए जरूरी है कि अब बिहार में राष्ट्रपति शासन महामहिम राज्यपाल लागू करवाएं, उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजें। 24 घंटे में जांच हो गई है और इंचार्ज को क्लीन चिट दे दिया गया। 24 घंटे में जांच हो गई है। सोचिए 24 घंटे में अगर आप इंचार्ज को जांच करके अगर आप क्लीन चिट दे रहे हैं तो अगर इसमें शासन का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो और क्या है इस घटना को? जो वहां पर इंचार्ज है आपने उसके अगर रहते हुए अगर इस तरीके की घटना को अंजाम मिल रहा है तो आप बताइए ना कौन, हम लोग जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आप तय करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस सरकार में जिम्मेदारी तय करने का रिवाज खत्म हो गया? बिहार में इसीलिए बार बार कोई भी आप घटना देख लीजिए, बिहार में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। ये उस घटना का उदाहरण है। बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाती है पर किसी दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार जब मैं घटना का जिक्र करता हूँ, पटना एयरपोर्ट पर हम लोग मौजूद हैं, रुपेश यहीं के थे, यहीं पे काम करते थे, बताइए ना क्या हुआ? उनको दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, कोई पकड़ा? किसी के ऊपर गिरफ्तारी हुई? कोई जेल गया?
कितनी जहरीली शराब से लोग मरे, कोई आज तक जेल गया? और यहाँ पर भी पटना में शेल्टर होम में आप देखिएगा इसी तरीके से एक के बाद एक क्लीन शीट दे दी जाएगी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, अपराधियों के मन में कोई डर भय बैठेगा नहीं। और भगवान ना करे, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 हफ्ते 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि किसी दूसरे जिले में इसी तरीके से शेल्टर होम की घटना सामने आ रही है। तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है भैया? अपराधियों के मन में डर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा ही नहीं, लगातार धमकियां मिल रही हैं। संभव ही नहीं है। जब तक इस प्रदेश में मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के जो कि गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो प्रदेश में है, अपराधियों के मन में भैया भय नहीं आ सकता, जिसका परिणाम है कि आए दिन इस तरीके की घटना को अंजाम मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता, उसे सलाखों के पीछे भेजा नहीं जाता, और गलती से अगर किसी को पकड़ भी लिया गया होता है तो महीने 2 महीने के बाद लेन देन करके उसको रिहा कर दिया जाता है। कल बजट पेश हुआ है, जेडीयू को लोग कह रहे हैं कि बजट जो है बिहार के लिए सही नहीं है और विशेष राज्य की मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई। हालांकि बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया है। भाई हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं। मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी, या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए। फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया है। उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा? भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा। मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोलिए कि खराब है, पर हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है। तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है। ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। सवाल बीजेपी ने अपने को टिकट दी है आपके चाचा की पार्टी को, क्या वहाँ से आपका उम्मीदवार दिख सकता है मिलते चुनाव में? भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के लोगों के साथ और अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। संसदीय बोर्ड, प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा कई नामों का सुझाव हम लोग को भेजा जा चुका है, जिसमें से अधिकांश नामों पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। जिस विशेष सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, पर इतना मैंने जरूर बोला है कि अधिकांश सीटों पर जहां पर पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से उन्होंने तैयारी कर रखी है, उनको हम लोग जरूर प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे। भाई जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो वो राज्य स्पेसिफिक होने की बजाय वो पूरे देश भर के लिए होता है। मुझे खुशी इस बात की जरूर है कि मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा परिस्थिति का जब मैं जिक्र करता हूँ तो उस वक्त मैं इस बात को कहना जरूरी समझता हूँ कि पिछले 3 साल से पूरी दुनिया और हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस महामारी के दौर के बावजूद जिस तरीके से कल का बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, वो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से फिर भी काफ़ी मजबूत और सशक्त बजट है, जिसमें हर वर्ग का और ख़ास तौर पर समाज के गरीब वर्ग का और युवाओं का, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सहारा लेकर
देश की जीडीपी में अपना योगदान देना चाहते हैं, तमाम उस क्षेत्र का ध्यान रखा गया। फ्यूचरिस्टिक सोच का भी इसमें ध्यान रखा गया है, जहां पर आपने पहली बार डिजिटल करेंसी को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया। तो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मैं संतुष्ट हूं। हाँ, अगर टैक्स में कुछ रिबेट्स होते तो मध्य वर्ग के लोगों को जरूर इसमें काफ़ी और रियायतें मिलती, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती, जो कि रिबेट्स नहीं आए। बट उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये बजट काफ़ी संतुलित है। चिराग पासवान पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट पर और लगातार तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बात किया इन्होंने। जो महिला सुधार गृह है गाय घाट का, उस मुद्दे पर बात किया। जिस तरीके से पटना के गाय घाट में महिला सुधार गृह, जो उत्तर महिला सुधार गृह चलता है, वहां से एक युवती निकलकर बाहर सामने आई और मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की जो वंदना गुप्ता है, वहाँ की सुपरिटेंडेंट है, उनके द्वारा जो है वो लड़कियों को ज़बरदस्ती यौनाचार में ढकेला जाता है। तो इस बात के जांच के लिए जो है वो समाज सुधार विभाग के, समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है कमेटी का गठन किया गया था और इस मामले की जांच करवाई जानी थी उच्च स्तरीय। लेकिन 5 घंटे से कम वक्त में भी इसकी जांच जो है वो कर दी गई और वंदना गुप्ता जो वहाँ की सुपरिटेंडेंट, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। उन पर कई आरोप ये भी लगे कि वंदना गुप्ता ने कई ऐसी लड़कियों की हत्या भी करवाई जो इस यौनाचार की काम में इसका विरोध करती थी, वंदना गुप्ता का विरोध करती थी, तो उसकी हत्या भी करवा चुकी है। और जो पीड़िता सामने आई थी उसने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि उसके साथ यौनाचार करती थी। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने सरकार को कटघरे में लाया है कि मुजफ्फरपुर वाली घटना का जो है वो याद भी चिराग पासवान ने दिलाया और कहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में जो घटना घटित हुई थी, शेल्टर होम में बच्चियों के साथ जो यौनाचार किया गया था, उसमें कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आए थे, कई लोगों को सजा भी उस मामले में हुई। तो दूसरी तरफ पटना के गायघाट से इस तरह की खबर जो निकल कर आई है, महिला विकास केंद्र जो सरकार के अंडर में ये गृह चलाया जाता है, जहां पर महिलाओं को अच्छी व्यवस्था मुहैया कराने की भी सरकार बात करती है और उनको सुरक्षित रखने की बात करती है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से एक युवती सामने आई और उसने अपनी आप बीती सुनाई कि उसके साथ जो है वो गायघाट के उत्तर महिला सुधार गृह में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उस लड़की का हाथ जो है उस पर कई कट उसने दिखाए और ये बताते हुए कहा कि महिला सुधार गृह में उसने आत्महत्या करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बचती गई और जबरदस्ती उसको जो है वहाँ की सुपरिटेंडेंट जो है वो यौनाचार के लिए मजबूर करती है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जब पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बजट जिस तरीके का आया है वहाँ वो भी बजट पर भी चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है और लगातार जो आंदोलन का सिलसिला जारी है, वो भी कहीं ना कहीं एक विचारणीय सवाल है। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर जो है उस पर सवाल खड़ा किया है। एमएलसी चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने कहा है कि हालांकि सीट जो है इनका चयनित कर लिया गया है। और देखिए चिराग पासवान बने हुए हैं अभी और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रकरण जो चल रहा है पटना में लगातार, जिस तरीके से महिला सुधार गृह का प्रकरण हो या बजट का मामला हो, जिस तरीके से स्टूडेंट सड़क पर हैं, उनसे भी बट हाँ उम्मीद है आने वाले इस तरीके से इससे ज़्यादा निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती। जांच की तो हम लोग मांग करते हैं, पर बिहार में कोई एक जांच हुई जो सीधी हो, बताया ना मुझे। जब 24 घंटे के भीतर इंचार्ज को अगर आप क्लीन चिट दे देते हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से ऐसी घटनाओं पर लिप्त रहता है। देखिए चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो तमाम लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और चिराग पासवान यहां से औरंगाबाद के लिए निकलेंगे। जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि में जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों में चिराग पासवान को सम्मिलित होना है। चिराग जी जिस तरीके से पटना में महिला सुधार गृह से एक युवती निकलकर आई और उसने आरोप लगाया वहाँ के सुपरिटेंडेंट पर कि उनके साथ यौनाचार किया जाता है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने आरोप लगाया, पर दुख की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही वहाँ के इंचार्ज को आपने क्लीन चिट दे दिया। 5 घंटे का भी समय नहीं लगा। दिक्कत ये है कि भैया संरक्षण प्राप्त है शासन प्रशासन के लोगों का, और यही कारण है आज तक मुझे कोई एक घटना बता दीजिए ना जिसपे जांच हुई हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई हो और उनको जेल में भेजा गया हो।
कौन सी ऐसी घटना, जहरीली शराब से इतने लोग मर गए। और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में अपराध दिन रात बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से युवती का FIR नहीं लिया गया और जांच 5 घंटे के अंदर निपटा दिया गया। क्या लगता है कितनी निष्पक्षता रखी गई? निष्पक्षता है ही नहीं भैया, पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है सत्ताधारी लोगों का, शासन प्रशासन का। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान को आपने सुना है कि जो बिहार में सवाल के घेरे में जो सरकार लगातार आ रही है, जिस तरीके से ये जांच थी जो महिला सुधार गृह की, अगर हम बात कर ले गायघाट में स्थित है, और वहाँ के जांच जिस तरीके से होनी चाहिए, जिसमें समय लगना चाहिए, पीड़िता का जो है वो भी बातें सुनी जानी चाहिए। हालांकि पीड़िता ने पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का दरवाजा भी खटखटाया था, उनको ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन वहां से भी जवाब कुछ नहीं लिया गया। और लगातार इस महिला पर ये आरोप लगाया गया कि महिला झगड़ालू है, उनके कैरेक्टर तक को भी कटघरे में खड़ा किया गया। जब महिला दिल्ली के शेल्टर होम में थी, उस दौरान उस महिला की शादी जो है वो दरभंगा में की गई और दरभंगा में रहते समय उस महिला ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। 3 साल का वो बच्चा बताया जा रहा है। जिस तरीके से जांच कमेटी के द्वारा, जिस तरीके से जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा, समाज सुधार विभाग के द्वारा जो जांच किया गया, उसमें ये कहा गया कि ये महिला अपने पति के दोस्त के साथ फरार हो गई थी और उसके बाद इसके पति ने जो है उसको रखने से मना कर दिया और ये फिर जो है छपरा के शेल्टर होम में भी गई, वहाँ भी रही। उसके बाद छपरा से ये पटना के शेल्टर होम में आई, तो इस दौरान तमाम सवाल भी खड़े किए। लेकिन जिस तरीके से इस जांच में समय जो है वो काफ़ी कम लगाया गया, काफ़ी कम समय अवधि में इस जांच को पूरी तरीके से निपटाया गया और जिस पर आरोप लगे थे महिला सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर, उसको क्लीन चिट दे दिया गया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब आपने पीड़िता का बात नहीं सुना, जब आपने पीड़िता का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की, तो आपने इतनी जल्दी में जांच निपटाने की ज़रूरत क्या थी? ये सवालिया निशान कई खड़े हो रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान यहाँ से औरंगाबाद जाएंगे, वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में इनको सम्मिलित होना है और लगातार मामले की तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आएगी, क्या पीड़िता की बात सुनी जाएगी या उसका FIR भी दर्ज किया जाएगा या नहीं, ये भी तस्वीरें निकल कर आना बाकी है। हालांकि वो महिला जो है वो महिला विकास मंच के संरक्षण में है, उनकी एडवोकेट जो है वो इस केस को पूरी तरीके से हैंडल कर रही है। हमारी बात कल जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि महिला के लिए महिला विकास मंच जो है वो किस तरीके से स्टैंड लेकर खड़ा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।